Namaskar, my all dear student of class 12. I am your English mentor Shikha, brought to you poem number 5 from our course book Flamingo. We have completed all the chapters of this book and including two poems are left. So this is poem number 5 written by Robert Frost. Today we will see the theme of the poem and line by line explanation with the tone, conclusion, message and literary devices, and at the end I'll cover up some extract and textual based question. So let's start. A roadside stand written by Mr. Robert Frost. He was born in 1874 and died in 1963 and he is an English writer. वो एक English writer थे, highly acclaimed American poet of the 20th century. Acclaimed is called means many of the poem you must have been seeing and must have been studying since your starting of this English. बहुत सारी पोम है इनकी जो एज अ करिकुलम बहुत सारी पोम इंक्लूड की जाती हैं. Robert Frost wrote about characters, people and landscapes. His poems are concerned with the human tragedies and fears, his reaction to the complexities of life and his ultimate acceptance of his burden. Stopping by the woods on a snowy evening, then birches, mending wall are the few of his well-known poems. In the poem, Our Roadside Stand, Frost presents the lives of the poor, deprived people with pitiless clarity and with the deepest sympathy and humanity. So Mr. Robert Frost liked to write on nature, human character, basic जो जनरल लाइफ होती है उस पर लिखना पसंद करते थे. बहुत सारी इनकी पोम है जो हमारे करिकुलम में स्टार्टिंग से हैं, लाइक दिस स्टॉपिंग बाय द वर्ड्स ऑन द स्नोई इवनिंग, birches, mending wall, ice and fire. बहुत सारी पोम है जो हमने पढ़ी है मिस्टर रॉबर्ट फ्रॉस्ट की. रॉबर्ट फ्रॉस्ट बहुत सिंपल एलिगेंट वे में अपनी बात कहते थे जो सबको समझ में आती थी. बहुत ज़्यादा उसमें कोई फैंसी इमेजिनेशन इस तरह की नहीं है, कोई भी बहुत वी कैन से ना फिगरेटिव लैंग्वेज नहीं होती थी, सीधी सादी लैंग्वेज होती थी और सीधी सादी बात में वो बहुत डीप मीनिंग वाली बात बोलते थे. ये जो पोम है इसमें वो पुअर एंड डिप्राइव्ड लोगों को प्रेजेंट करते हैं डीप सिंपथी के साथ, उनकी पिटिफुल कंडीशन के साथ, और एक तरह से वो रीडर्स से अपील कर रहे हैं टू शो देयर ह्यूमैनिटी टुवर्ड्स देम, कि इनके ये भी हमारे समाज का एक हिस्सा है, इनके लिए भी हमारी कोई जिम्मेदारी बनती है और वो हमको पूरी करनी चाहिए. तो चलो स्टार्ट करते हैं. फर्स्ट वी विल सी द थीम ऑफ दिस पोम. द पोम रोडसाइड स्टैंड इज रॉबर्ट फ्रॉस्ट scathing criticism on the unequal society where there is a huge division between the rich and the poor, the haves and the haves and have-nots, owing to the inequitous distribution of wealth. So inequitous distribution is called inequality in the distribution of wealth. कुछ लोग बहुत ज़्यादा अमीर हैं, कुछ लोग बहुत ज़्यादा गरीब हैं, और जबकि ये दोनों ही लोग एक सेम सोसाइटी में रहते हैं. तो एक बहुत बड़ा डिवीजन है इन दोनों के बीच में जो इस पोम में दिखाया गया है. The poem depicts with clarity the plight of the people and complex dynamics of their existence. Also focuses on the unfortunate fact that the unequal progress and development between the cities and the villages have led to the feelings of the distress and unhappiness in rural people. अब जो लोग गांव में रहते हैं ऑब्वियसली वो गांव में ही रहेंगे, वहीं के सोर्स यूज करेंगे, रिसोर्सेज, और वहीं पे जो भी जिस तरह का भी प्रोफेशन होगा, काम होगा, वो वही करेंगे. बट एज कंपेयर टू सिटी जहाँ पे बहुत सारी पॉसिबिलिटीज़ होती हैं ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ प्रोफेशंस, बहुत सारे करियर अपॉर्चुनिटीज़ होती हैं, तो वहाँ पे एडवांसमेंट भी उसी के अकॉर्डिंग होता है. तो दिस इज़ अ डिफरेंस दैट शुड नॉट बी वी कैन से ना परमिटेड बाय द रूलर्स ऑफ द अथॉरिटी एंड सोसाइटी, द अथॉरिटी ऑफ द सोसाइटी. उसको कुछ ना कुछ करना चाहिए, अदरवाइज ये उनका एक अनफॉर्चुनेट फैक्ट रह जाता है पुअर का कि वो बहुत सारी चीज़ों से डिप्राइव्ड हो जाते हैं. उनकी लाइफ शुरू से ही और एंड तक उसी डिप्राइवेशन में ही ख़त्म हो जाती है. बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स डायनामिक्स है उनके रहने का. जो पुअर लोग हैं उनकी जो स्थिति है वो बहुत ज़्यादा दयनीय है, और बहुत अच्छी तरह से उन्होंने इस पोम में उस चीज़ को बताया है कि इन सब चीज़ों की वजह से जो एक कॉम्प्लेक्सिटीज़ आ जाती है पुअर के, हमारे पास ये नहीं है, शहरों में वो है. इसीलिए जो न्यू जनरेशन है वो गाँव में रहना नहीं चाहती है, वो सब शहरों की तरफ जाती हैं. इसीलिए जो गाँव के लोग होते हैं वो बहुत ज़्यादा डिस्ट्रेस हो जाते हैं, अनहैप्पी हो जाते हैं थ्रू आउट ऑफ आवर लाइफ.
और ये सारी चीज़ें उनके डेली रूटीन और डेली लाइफ को बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट करती हैं। तो इन लोगों की तरफ हमारी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी भी बनती है। पहले हम इस पोम में देखेंगे कि राइटर ने किस तरह से उनकी जो कंडीशन है, पोलाइट कंडीशन, उसको डिपिक्ट किया है और फिर रीडर्स से क्या अपील की है। So before we read, have you ever stopped at a roadside stand? What have you observed there? कोई रोड साइड स्टैंड, जब भी हम कभी ट्रैवलिंग करते हैं बाय कार और बाय बस, कभी भी हम ट्रैवलिंग करते हैं, बहुत सारे हमको सड़कों के किनारे जगह जगह पे बहुत सारे शॉपकीपर्स मिलते हैं। तो ये रोड साइड स्टैंड बोला जाता है उनको। वो कुछ भी हो सकते हैं, फलों के, सब्जियों के, कुछ कपड़े जो सीज़न के अकॉर्डिंग, आपने रज़ाइयाँ वगैरह देखी होंगी काफ़ी टाइम, बर्तन या इस तरह के जो बैम्बू स्टिक्स के फर्नीचर होते हैं, टॉयज़ होते हैं, सीजनल आर्टिफैक्ट्स जितने होते हैं वो बेचते हुए आपको दिख जाएंगे। तो कभी आपने इनको ऑब्जर्व किया है? कभी अपनी गाड़ी रोक कर क्या इनको इंटरटेन किया है? कभी आपने इनसे कुछ डीलिंग की है? आप गए हो इनके पास? यही सारी चीज़ें इस पोम में बताई गई हैं। किस पोम के थ्रू? अ रोड साइड स्टैंड। तो चलो देखते हैं स्टार्टिंग ऑफ द पोएम। दिस इज द स्टार्टिंग लाइन। The little old house was out with a little new shade. यहाँ पे उन्होंने बताया एक छोटा सा ओल्ड हाउस है, पुराना घर है, जिसके पास एक नया शेड लगा हुआ है। मतलब घर तो कैसा है? घर बहुत पुराना है, और शेड कैसा है? शेड उसमें नया लगा हुआ है। इन फ्रंट एट द एज ऑफ द रोड वेयर द ट्रैफिक स्पेड। कहाँ पे है? बिल्कुल फ्रंट में है, सामने है। किसके सामने? रोड के सामने। कौन सी रोड? जिसपे बहुत तेजी से ट्रैफिक जो है स्पीडली भाग रहा है। तो एक रोड है, उसके किनारे एक पुराना सा घर है जिसपे नया शेड लगा हुआ है, और वो रोड के बिल्कुल सामने है, रोड के बिल्कुल किनारे है जहां से ट्रैफिक निकलता है। A roadside stand that too pathetically pled. Pathetically is called earnestly, या बोल सकते हो आप बहुत ज़्यादा ऑड वे में, ठीक है, पिटीफुल कंडीशन में। वहाँ पे प्लेड इज कॉल्ड रिक्वेस्ट। वो रिक्वेस्ट कर रहा है, वो अर्ज कर रहा है। रोड साइड जो स्टैंड है, कौन अर्ज कर रहा है? रोड साइड स्टैंड। मतलब क्या रिक्वेस्ट करेगा कि भाई वट एवर इज देयर कम एंड टेक दिस। जो भी यहाँ पे है उसको आओ और लो। ये रिक्वेस्ट कर रहा है। पैथेटिकली इज कॉल्ड इन अ वेरी रिक्वेस्ट, इन अ वेरी पिटिफुल फॉर्म ये रिक्वेस्ट की जा रही है। इट वुड नॉट बी फेयर टू से फॉर अ डोल ऑफ ब्रेड। डोल आप बोल सकते हो, गिफ्ट बोल सकते हो, एक पोर्शन बोल सकते हो। ब्रेड यहाँ पे चपाती के लिए आया है। चपाती, रोटी या जो खाने की चीज़ें, जो ग्रेन से बनी हुई चीज़ें होती हैं, उसके लिए आया है। इट वुड नॉट बी फेयर, ये ठीक नहीं होगा कि ये सिर्फ एक रोटी के या ब्रेड के पोर्शन के लिए बोल रहे हैं। मतलब जो रोड साइड स्टैंड है, जो एक रोड के इस किनारे पर बना हुआ है, एक पुराने से घर में उन्होंने नया शेड लगाकर और अपना एक छोटा सा शॉप खोल लिया है, और जो भी लोग वहाँ से जा रहे हैं उनसे वो एक रिक्वेस्ट फॉर्म में बोल रहे हैं कि आप यहाँ आइए हमारे पास और हमारा सामान लीजिए। बट ये सिर्फ एक उसके लिए नहीं कि हमको कुछ रोटी खाने के लिए मिल जाए, कुछ रोटी का टुकड़ा मिल जाए। ऐसा कहना उनके लिए सही नहीं होगा कि ये सिर्फ रोटी चाहते हैं। ये चाहते हैं कि भाई हम जो अर्निंग कर रहे हैं उसके बदले में हमको मिले। ऐसा नहीं है कि दे आर द बेगर्स विदाउट गिविंग एनीथिंग, दे जस्ट वांट टू टेक द मनी और एनीथिंग एल्स। नो, वो आपको सर्व करना चाहते हैं। जैसे आप मार्केट में शॉपिंग करते हो, जहाँ भरा हुआ मार्केट होता है, ये जो एक रोड साइड स्टैंड है वो उस रोड पे बिल्कुल अकेला है, और वो अर्ज कर रहा है वहाँ के जाने वाले लोगों से कि आप हमारे पास आइए, हमसे भी कुछ लीजिए। और ये उनकी एक बहुत पिटीफुल रिक्वेस्ट है। But for some of the money, the cash whose flow supports the flower of the cities from sinking and withering faint. फ्लावर ऑफ द सिटीज़ आप बोल सकते हो, जो पीपल हैं वहाँ के, जो इनोसेंट पीपल है। फ्लावर कैसे होते हैं? बहुत इनोसेंट होते हैं। तो जो इनोसेंट पीपल हैं, इनोसेंट जो पीपल हैं वहाँ के सिटी के हैं, वो क्या बोल रहे हैं कि जो फ्लो है मनी का फ्लो का मतलब जब रुपए एक जगह से दूसरी जगह पे जाते हैं, इसको फ्लो बोलते हैं। तो बोल रहे हैं कि फॉर सम मनी, थोड़े से रुपए के लिए, थोड़े से कैश के लिए जो फ्लो है वो हमको सपोर्ट कर सकता है। किसको सपोर्ट कर सकता है? इनोसेंट पीपल। इनोसेंट पीपल कौन है? जो सिटी के रहने वाले हैं, जिनमें कोई भी चालाकी नहीं है, किसी भी तरह का कॉम्पिटिटिव नेचर नहीं है उनका, ठीक है, किसी भी तरह का अगर देखा जाए तो दूसरों को नीचा दिखाने का, इस तरह की जो भावना होती है, जो नेगेटिविटी है, वो बिल्कुल भी नहीं है। दैट्स वाई दे आर द फ्लावर ऑफ द सिटी। और उनको थोड़े से सपोर्ट से किससे बचाया जा सकता है?
sinking and withering. Sinking is called drowning, okay, withering is called मुरझा जाना. तो यहाँ पे डायरेक्ट मीनिंग क्या है, जो फूल हैं उनको मुरझाने से, उनको डूबने से बचाने के लिए उनके लिए खाद पानी वगैरह ज़रूरी है. सेम ऐसे ही जो इनोसेंट पीपल हैं हमारे सिटी के, उनको मनी के सपोर्ट से डूबने से बचाया जा सकता है. डूबने का मतलब यहाँ पे क्या है कि लाइक दे आर नॉट गोइंग टू जस्ट सिंक इन द डेप्थ ऑफ द सॉरोज. वो दुख के जो एक तरह से दुख का जो तालाब है, जो कुआं है, उसमें वो लोग ना डूब जाएं, वो बिल्कुल तबाह ना हो जाएं, वो गरीबी के मारे मर ना जाएं. उनको उससे बचाने के लिए उनको फेंट, अनकॉन्शियस, यानी कि अनकॉन्शियस इज कॉल्ड अनअवेयर. जब वो अपनी पूरी कॉन्शियस में नहीं है, स्प्रिटनेस में नहीं है, एनर्जी नहीं है, इस अवस्था से, इस कंडीशन से बचाने के लिए क्या ज़रूरी है, मनी, कैश का जो फ्लो है वो बहुत ज़रूरी है. अब फ्लो कैसे होगा, व्हेन द कैश विल गो फ्रॉम वन हैंड टू अदर हैंड. सो द पर्सन हु आर हैविंग द कैश, द वेल्दी पीपल, दे आर हैविंग द मनी, सो दे शुड flow that money, they should give that money to the other people who are not having the money. Now here, the polished traffic passed with a mind ahead. Polished is called decorated, या बोलना चाहिए कि shiny traffic, जो shiny कार होती हैं, passed with a mind ahead. एक साथ बहुत तेज़ी के साथ उस रोड से वो ट्रैफिक जा रहा है. पूरी शाइनिंग कार है, वो उस रोड से बहुत तेज़ी के साथ जा रही हैं. और इफ एवर aside a moment then out of sort. अगर वो किसी भी तरह से थोड़े एक पल के लिए भी अगर वो रुकती हैं साइड में, तो दिस इज आउट ऑफ सॉर्ट, इज कॉल्ड, वो किसी दूसरे कारण से रुक जाती हैं. सॉर्ट इज कॉल्ड काइंड, डिफरेंट वेज. तो वो जब भी रुकती हैं तो वो किसी और कारण से रुकती हैं, क्योंकि जब आप चल रहे हो, यू आर ट्रैवलिंग ऑन द रोड, मे बी एनी काइंड ऑफ डिफिकल्टी और ट्रबल कैन बी अकर्ड इन दैट व्हीकल. तो जब भी वो अगर एक पल के भी लिए रुकती हैं तो वो कोई दूसरा ही कारण होता है. वो रोड साइड पे या जो स्टैंड पे जो लोग खड़े हैं उनके लिए वो नहीं रुकती हैं. तो इस चैप्टर में क्या बताया गया है, आई एम सो सॉरी, इस स्टैंजा में क्या बताया गया है, ये बताया है कि जो लोग हैं, जो शहरों में रहने वाले लोग हैं, उनके पास मनी है, लेकिन उस मनी का फ्लो होना चाहिए कि जिनको ज़रूरत है ये मनी उनके हाथों में जाना चाहिए. और वो इस चीज़ के लिए रिक्वेस्ट कर रहे हैं. वो इनोसेंट पीपल हैं, जस्ट लाइक द फ्लावर. और वो ये कह रहे हैं कि अगर ये फ्लो ऑफ मनी विल गो फ्रॉम वन हैंड टू अदर हैंड, तो दोज इनोसेंट पीपल विल बी एस्केप्ड फ्रॉम सिंकिंग, फ्रॉम ड्राउनिंग, from fainting, from death, from going to the verge of death, and from dying with hunger. वो इस सब से बच जाएंगे. लेकिन जो भी वहाँ पे जो उस रोड से जो शाइनी, जो बहुत डेकोरेटेड जो व्हीकल्स हैं, वो उनका ट्रैफिक बहुत तेज़ी के साथ गुजर रहा है, अगर वो एक पल के लिए रुकते भी हैं तो उनके दूसरे कारण होते हैं, वो रोड साइड स्टैंड के लिए नहीं रुकते हैं. तो यहाँ पे ये रियलिटी बताई है राइटर ने, पोइट ने. ये लिटरेरी डिवाइसेस हम लोग करेंगे डिस्कस आफ्टर कंप्लीशन ऑफ द टेक्स्ट. एट हैविंग द लैंडस्केप मार्क्ड विद द आर्टलेस पेंट ऑफ साइंस दैट विद एन टर्न्ड रॉन्ग एंड एस टर्न्ड रॉन्ग. अब यहाँ पे आगे बताते हैं वो लैंडस्केप. लैंडस्केप आप बोल सकते हो, लैंडस्केप क्या होती है, सीनरी होती है, जो हम लोग स्टार्टिंग में बनाते थे, पहाड़, देन फील्ड, पानी, ठीक है, वहाँ पे बहुत सारा वेजिटेशन, छोटी सी हट, थोड़े से एनिमल्स, फ्लावर्स, ये सारी चीज़ें. तो एक लैंडस्केप है, बहुत बड़ा लैंडस्केप है, जो मार्ड इज कॉल्ड बैड कंडीशन या डिस्टर्ब हो गया है इस आर्टलेस पेंट से. तो these are the we can say ना statements of those people who are considering as if कि जब हम जाते हैं तो बहुत जो बड़ा लैंडस्केप पड़ता है हमारे ट्रैवलिंग में, उसमें जो बीच में छोटा सा ये पुराना सा घर बना दिया है, जो स्टैंड बना दिया है, उससे जो ये लैंडस्केप है वो डिस्टर्ब हो रहा है. मार्ड इज कॉल्ड डिस्टर्ब, आर्टलेस इज कॉल्ड अगली. तो वो ये कह रहे हैं कि जो छोटा सा रोड साइड स्टैंड है उसने जो उस पर जो आर्टलेस पेंट है. अब जो रोड साइड स्टैंड है वो किसका बना हुआ है, कोई हट है जो बहुत पुरानी है, एंड ओल्ड अगर हट है तो उसमें रहने वाले बहुत गरीब लोग हैं, वो मेंटेन नहीं कर सकते हैं. दे कैन नॉट डू डेंटिंग, पेंटिंग एंड बहुत ज़्यादा अच्छा मीन्स वॉलपेपर्स या इस तरह की चीज़ें नहीं कर सकते. वो उन्होंने अपनी झोपड़ी में ही, छोटे पुराने घर में ही शेड खोला है.
तो जो वेल्दी पीपल हैं, जो स्टैब्लिश्ड पीपल हैं, जो वहाँ से निकलने वाले अमीर लोग हैं, वो क्या बोल रहे हैं कि इस छोटे से हट ने यहाँ की ब्यूटी को ख़त्म कर दिया है. मीन्स इंस्टेड ऑफ डूइंग और शोइंग सम सिंपैथेटिक एटीट्यूड टुवर्ड्स दैम, दे आर जस्ट लुकिंग एंड मीन्स दे आर मेकिंग और प्रूविंग दैम अ रीज़न टू डिस्ट्रॉय द ब्यूटी ऑफ दैट नेचर. वो ये बोल रहे हैं. और साइन दैट विद एन टर्न, और वो क्या बोलते हैं, इस लैंडस्केप की ब्यूटी एक वजह से और ख़राब हो गई कि वहाँ पे जो साइन बोर्ड लगे हैं, जो डायरेक्शन का साइन बोर्ड होता है जिस पे डायरेक्शंस लिखे होते हैं, वो सही नहीं है. वो कैसे हैं, वो गलत मुड़ गए हैं. यानी कि मे बी हवा की वजह से, उस खुली जगह की वजह से जो साउथ है वो नॉर्थ की तरफ टर्न हो गया है, नॉर्थ अपोजिट साइड, ईस्ट वेस्ट, मतलब कोई भी जो डायरेक्शन है वो सही नहीं बता रहा है. ये स्टेटमेंट्स किसकी हैं, ये स्टेटमेंट्स उन पीपल की हैं जो वहाँ से जाते हैं, यानी कि ऑल द कार ओनर पीपल, वो ये बोल रहे हैं. ऑफर्ड फॉर सेल वाइल्ड बेरीज. अब वहाँ पर ये पोइट बताते हैं कि जो रोड साइड स्टैंड है वहाँ पे क्या क्या मिल रहा है, वो क्या क्या ऑफर कर रहे हैं. उनके पास है वाइल्ड बेरीज हैं इन द वुडन क्वार्ट्स एंड और क्रूक नेक्ड गोल्डन स्क्वाश विद द सिल्वर वॉक्स. नाउ वाइल्ड बेरीज, बेरीज ग्रोन इन जंगल, जो बेरीज होती हैं छोटी छोटी इस तरह की जो बेरीज होती हैं जो वाइल्ड है उनके पास वो है. और क्वार्ट्स वो किस में रखे हुए हैं, कंटेनर, जैसे इस तरह का जो वुडन कंटेनर होता है उसके अंदर रखे हुए हैं. क्रूक्ड नेक इज कॉल्ड हैविंग लॉन्ग नेक, थोड़ा सा लंबा सा क्या है वो, गोल्डन स्क्वाश. गोल्डन इज कॉल्ड येलो स्क्वाश. दिस इज द वेजिटेबल, जो जैसे हमारे यहाँ पंपकिन होता है, बट पंपकिन इज राउंड इन शेप, वो थोड़ा सा राउंड है. जो वहाँ पे वेजिटेबल्स होती हैं यूएसए के साइड में वो थोड़ी सी लंबी है. तो आप बोल सकते हो कि ये एक पंपकिन के फॉर्म की वेजिटेबल है, बट ये कैसी है, क्रूक्ड नेक. क्रूक्ड नेक इज कॉल्ड, थोड़ी सी बड़ी है, लंबी फॉर्म में ये है. एंड विथ सिल्वर वॉट्स, सिल्वर आप बोल सकते हो पॉइंटी थॉर्न्स या स्पॉट्स, ठीक है, स्पॉट्स बोल सकते हो, थोड़ा सा एम्बोज्ड पार्ट बोल सकते हो, उठा हुआ. तो ये जो सब्जी है इस पे कहीं कहीं पे वाइट कलर के स्पॉट्स हैं, इस पे जगह जगह पे वाइट कलर के स्पॉट्स हैं, ये वेजिटेबल. यानी कि अगर देखा जाए तो वो रोड साइड स्टैंड यहाँ पे किस चीज़ का है, वेजिटेबल एंड फ्रूट्स का है जो उन्होंने लगाया है. वो क्या क्या ऑफर कर रहे हैं, उनके पास वाइल्ड बेरीज हैं जो वुडन क्वार्ट्स में रखी हुई हैं, उनके पास गोल्डन स्क्वाश हैं जो बहुत लंबे हैं, लंबे गोल्डन स्क्वाश हैं, ये वेजिटेबल है. और उसके ऊपर क्या है, उसके ऊपर सफ़ेद सफ़ेद से थोड़े से स्पॉट्स हैं या एम्बोज्ड रेड स्पॉट है, इस तरह की एक वेजिटेबल वो बेच रहे हैं. तो इस स्टैंजा में दो चीज़ें बताई गई हैं कि जो पीपल हैं उनके अकॉर्डिंग जो वो हट है वो डिस्ट्रॉय कर रही है उस लैंडस्केप की ब्यूटी को, और जो वहाँ पे डायरेक्शन है वो भी टर्न हो गए हैं, वो भी गलत रास्ता दिखा रहे हैं. उसके अलावा जो ये रोड साइड के स्टैंड के जो लोग हैं वो क्या बेच रहे हैं, वेजिटेबल एंड फ्रूट्स बेच रहे हैं. नाउ, और ब्यूटी रेस्ट इन अ ब्यूटीफुल माउंटेन सीन. अब यहाँ पे वो बता रहे हैं कि जो ब्यूटी है वो कहाँ पे है, जो ब्यूटीफुल माउंटेन सीन है, क्योंकि इन लोगों के पास कोई ज़मीन तो है नहीं. नाउ दे कैन नॉट मेक देयर रोड साइड स्टैंड इन एनी कॉलोनी इन बिटवीन ऑफ द सिटी. वहाँ इनको नहीं लगाने दिया जाएगा. अगर लगाने दिया जाएगा तो दे हैव टू गिव द रेंट, उनको रेंट देना पड़ेगा. तो उनको क्या जगह मिलती है, बस उनको शहर के बाहर जहाँ पे कोई भी डिस्टर्ब नहीं करेगा कि भाई तुम यहाँ पे क्यों खड़े हो गए, तुम्हारी ज़मीन नहीं है, बिकॉज दैट ऑल द मीन्स नोबडी कैन शो देयर ओनरशिप ऑन द लैंड. तो इसीलिए वो शहर से बाहर हैं. कौन से एरिया में है, माउंटेन एरिया में है, जहाँ पे बहुत ब्यूटीफुल सा माउंटेन का सीन है. बहुत ज़्यादा वहाँ पे आबादी नहीं होती है, लेकिन जितनी भी है वो अब कुछ ना अपने लिवलीहुड के लिए वो कुछ ना कुछ तो करेंगे. तो वहाँ पे वो रोड साइड स्टैंड है. तो उस जगह की ब्यूटी के बारे में बताया है. यू हैव द मनी बट इफ़ यू वॉन्ट टू बी मीन, why keep your money this crossly and go along the herd to the scenery wouldn't be my complaint. अब यहाँ पर क्या बोल रहे हैं राइटर, यू हैव द मनी. यहाँ पे रॉबर्ट फ्रॉस्ट रीडर्स से बोल रहे हैं कि तुम लोगों के पास पैसा है, बट इफ़ यू वॉन्ट टू बी मीन, मीन इज कॉल्ड सेल्फिश. अगर तुम सेल्फिश रहना चाहोगे, सेल्फिश का मतलब वो पैसा तुम यही चाहते हो कि किसी के पास ना जाए, मेरे ही पास रहे और बढ़ता रहे. वाई कीप योर मनी
एंड गो अलोंग। तुम अपना मनी अपने पास ही क्यों रखना चाहते हो, क्यों उसको नहीं दिखाना किसी आगे निकालना चाहते हो, उसके साथ ही क्यों जा रहे हो। मतलब यहाँ पे रॉबर्ट फ्रॉस्ट कह रहे हैं कि जो भी वहाँ से जाता है, whoever is in the car, they all are the wealthy people, they have the money, उनके पास मनी है, लेकिन वो मनी वो दूसरों को क्यों नहीं देना चाहते। यहाँ पे दूसरों का मतलब है जो रोड साइड स्टैंड पे जो पुअर पीपल हैं, वो उनसे कह रहे हैं कि आप यहाँ पे क्यों नहीं रुकते हो, क्यों उनकी सब्जियां नहीं खरीदते हो जो उनके पास फ्रूट्स एंड वेजिटेबल हैं, जिससे आपका पैसा उनके पास जाए। दिस क्रॉसली का मतलब आप बोल सकते हो बीइंग एंग्री, राइट। उनको लगता है कि वो क्या कहते हैं कि इससे मुझे बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है, ठीक है, यस, बीइंग एंग्री। तो ये उससे उन्होंने बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है, किस चीज़ से, कि अपना जो पैसा है वो आपके पास ही है, आपको मीन्स दिस इज़ द बेसिक नेसेसिटीज़। अगर आप देखो फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, तो इफ़ यू आर बाइंग समवेयर फ्रॉम मॉल, ओके, एंड विद द सुपर मार्केट, वहाँ जाने की बजाय अगर आप इन रोड साइड स्टैंड के लोगों से ले लोगे तो उनका भी भला होगा, आपका जो पैसा है वो इनके पास जाएगा। लेकिन अगर आप ऐसा नहीं करते हो तो रॉबर्ट फ्रॉस्ट द पोइट इज शोइंग हिज एंग्रीनेस टुवर्ड्स देम। वो क्या बोलते हैं, इट हर्ट, द हर्ट्स टू सीनरी। हर्ट यहाँ पे आया है इंसल्ट के लिए, कि ये जो ब्यूटीफुल माउंटेन और सीनरी है इसका इंसल्ट होता है, ये मेरी कंप्लेंट नहीं है। किस चीज़ से इंसल्ट हो रहा है, जो मैंने आपको बताया कि इस ब्यूटीफुल सीनरी के बीच में जो पुराना सा हट बनाया हुआ है उन्होंने गंदा सा, वो उस पूरी ब्यूटी को क्या कर रहा है, थोड़ा सा डिस्टर्ब कर रहा है, क्योंकि वो बिल्कुल आर्टलेस, फेंट है, उसमें चमक नहीं है, शाइन नहीं है, वो नया नहीं है, वो बहुत पुराना है, गंदा सा है, फटा पुराना है, ये मेरी कंप्लेंट नहीं है। यहाँ पर वो कह रहे हैं माय, ये माय किसके लिए आया है, रॉबर्ट फ्रॉस्ट के लिए आया है। रॉबर्ट फ्रॉस्ट कह रहे हैं कि ये मेरी कंप्लेंट नहीं है कि जो उन्होंने पुरानी झोपड़ी में जो शेड बना लिया है वो उस वहाँ की ब्यूटी को हैम्पर कर रहा है, नहीं, मेरी कंप्लेंट क्या है कि जो लोग वहाँ से जा रहे हैं वो अपने मनी को अपने पास रखना चाहते हैं, उनके साथ शेयर करना नहीं चाहते हैं, ये उनकी बेसिक कंप्लेंट है। So much as the trusting sorrow of what is unsaid, here far from the city we make a roadside stand and ask for some city money to feel in hand. अब ट्रस्टिंग सॉरो इज कॉल्ड, उनके पास जो दुख है उनको पता है वो कहीं नहीं जाएगा, वो हमेशा उनके पास रहेगा, वो कितनी भी मेहनत करेंगे बट द कंडीशन दैट विल बी परसिस्टेंट। एक गरीब आदमी है वो क्या सोच सकता है, मतलब कि उसको सिर्फ खाना मिल जाए, लाइक उसका पेट भर जाए, 2 वक्त की रोटी मिल जाए, उसके लिए ये सारी सपने बहुत दूर की बात है कि उनको अच्छी एजुकेशन मिले, उनका खुद का घर हो, बैंक बैलेंस हो, गाड़ी हो, दे कैन नॉट इवन थिंक अबाउट दैट। तो वहाँ यहाँ पे वो बोल रहे हैं कि जो उनका सौरो है, बहुत ज़्यादा जो उनको दुख है, उस पर उनको पूरा ट्रस्ट है कि वो कहीं नहीं जाएगा। वॉट इज़ अनसेड, अनसेड इज कॉल्ड, बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो उन्होंने नहीं बोली हैं, मतलब अगर रोड साइड स्टैंड पे वो खड़े हैं, उनकी क्या क्या प्रॉब्लम है, डिफ़िकल्टीज़ हैं, वो किसी को नहीं बता रहे हैं, आपको उनकी कंडीशन को देखकर उनकी अनटोल्ड ट्रबल्स को समझना होगा, यही रॉबर्ट फ्रॉस्ट कह रहे हैं। और उनकी अनटोल्ड जो ट्रबल है, जो परेशानी है, वो क्या है, दैट इज फार फ्रॉम द सिटी वी मेक अ रोड साइड स्टैंड। बहुत दूर, शहर से बहुत दूर हमने एक माउंटेन एरिया में वो रोड साइड स्टैंड बनाया है, वहाँ पर हम अपना वेजिटेबल और जो फ्रूट्स है वो बेच रहे हैं। वाई, बिकॉज वी आर नॉट हैविंग द स्पेस और प्लेस फॉर अस, हमारे लिए आपके शहर में कोई जगह नहीं है, इसीलिए हम उस शहर से बाहर आ गए, बट फिर भी हमारा दुख कोई नहीं समझता है। हमको क्या चाहिए, हम लोग क्या बोल रहे हैं कि जो सिटी का मनी है, सिटी का मनी, जो सिटी के पीपल हैं उनके पास जो मनी है, जो लोगों के पास मनी है, वो हम अपने हाथों में फील करना चाहते हैं। हमारे हाथ बिल्कुल खाली हैं, अगर आप हमारे थोड़ा सा रुपए पैसे दे दोगे तो हम भी फील कर सकते हैं कि हाथ में रुपए, मनी कैसे होते हैं, बिकॉज मनी इज़ द बेसिक नेसेसिटी बिसाइड्स फूड, वाटर एंड एयर। उसके बाद पैसा ही है, अदरवाइज यू कैन नॉट लिव इन दिस वर्ल्ड। जितना ज़्यादा ज़रूरत आपको, आपके पास ज़रूरत से ज़्यादा है, और हमारे पास हमारी ज़रूरत के लायक भी रुपए नहीं है। तो यहाँ पर एक वो रिक्वेस्ट कर रहे हैं, एक अपनी ट्रबल्स जो बता सकते हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं जो वो नहीं बता रहे हैं, अनटोल्ड ट्रबल हैं, वो उनको समझो। हमें पता है आपके शहर में हमारे लिए जगह नहीं है, हम बाहर आ गए, बट फिर भी आप हमारी ट्रबल को समझो कि जो पैसा आपके पास शहर में है वो हमको भी शहर से बाहर चाहिए, हम उसको अपने हाथों में फील करना चाहते हैं।
to try if it will not make our being expand and give us the life of the moving picture promise that the party in the power is said to be keeping from us. अब यहाँ पे पार्टी इन द पावर बताया गया है, आप बोल सकते हो पॉलिटिकल पावर को। जितने भी पॉलिटिकल लीडर होते हैं एंड पॉलिटिकल पार्टीज होती हैं, वो उनके लिए बताया गया कि किस तरह से वो फेक प्रोमिसेस करते हैं और वो हमको इन फेक प्रोमिसेस से मना के रखते हैं, लेकिन कभी भी वो कंप्लीट नहीं हो पाते हैं। तो यहाँ पे वो बता रहे हैं कि अगर कोशिश की जाए तो मेक अ बीइंग एक्सपेंड मतलब बढ़ाना, ग्रो करना। अगर कोशिश की जाए, आप लोग अगर कोशिश करो तो हम लोग भी आगे बढ़ सकते हैं। जिस कंडीशन में हम लोग हैं, जिस कंडीशन में हमारे बच्चे हैं, वो उस कंडीशन में हम हैं, उससे हम आगे बढ़ सकते हैं, हम भी एक अच्छी ज़िंदगी जी सकते हैं अगर आप लोग ट्राई करो तो। एंड गिव अस द लाइफ टू मूविंग पिक्चर प्रॉमिस, हमको भी ऐसा लाइफ दो जिससे हम भी एक जगह से दूसरी जगह मूव कर पाएँ, मतलब हमारी लाइफ भी चलती रहे। एक चीज़ है लाइक मूविंग का मतलब ज़िंदगी का नाम ही है चलना। अगर आप एक जगह रुक गए, ठहर गए, मतलब आपकी ज़िंदगी ख़त्म हो गई। तो वो यही बोल रहे हैं अगर हम हमेशा इसी कंडीशन में बने रहेंगे तो हम कैसे आगे बढ़ पाएंगे। आगे बढ़ने का मतलब उनको सिर्फ अपने ज़िंदा रहने से, ज़िंदगी जीने से, क्योंकि इससे ज़्यादा उन लोगों की कोई भी एस्पिरेशंस नहीं हो सकती, उनके पास कोई भी इस तरह की होप ही नहीं है, ड्रीम नहीं देख सकते वो लोग। तो वो ये बोल रहे हैं कि अगर आप लोग ट्राई करो तो हम भी आगे बढ़ सकते हैं। और जो पॉलिटिकल लीडर्स हैं, जो वो हमसे प्रॉमिस करते हैं, जितनी भी पॉलिटिकल पार्टी हैं जो पावर में हैं, वो हमसे कहती हैं टू बी कीपिंग फ्रॉम अस, कि हमारे साथ चलो। यहाँ पे आ रहा है आपका वोटिंग मीन्स उन लोगों को कब हमारी याद आती है, जब इलेक्शंस के टाइम आते हैं, ठीक है, तब वो हम लोगों के पास आते हैं, बहुत सारे प्रॉमिस करते हैं कि आप हमारा साथ दीजिए, मतलब आप हमें वोट दीजिए, हम आपको खाना देंगे, रहने के लिए कमरा देंगे, मकान देंगे, कपड़े देंगे, ये सारी चीज़ें वो हमसे करते हैं, सारे प्रॉमिस करते हैं। लेकिन बाद में जब वो चले जाते हैं, ना प्रॉमिस उनके वापस आते हैं, ना उनके किए गए जो भी उन्होंने वादे हैं कि हम ये देंगे, कोई भी चीज़ हमको नहीं मिलती है। तो यहाँ पे एक इनडायरेक्ट, इतना तो समझ में आता है, मीन्स दो दे आर इलिटरेट, उनको नहीं है, लेकिन इतना तो समझ में आता है कि इफ़ I will give you something, you will in return giving me something on this promise. Only then I am giving you that thing. उनको इतना तो समझ में आता है। तो जब पॉलिटिकल लीडर्स उनके पास आते हैं, वो कहते हैं कि आप हमें अपना वोट दीजिए, हम आपको ये देंगे, उसके बाद जब वो चले जाते हैं उनको कुछ नहीं मिलता, ये चीज़ तो उनको समझ आती है। तो वो यही अपील कर रहे हैं कि अगर आप कोशिश करें तो हम लोग भी आगे बढ़ सकते हैं, हमारे पास भी एक घर होगा, हमारे पास भी एजुकेशन, हमारे बच्चे पढ़ सकेंगे, हमको भी 2 वक्त का खाना मिलेगा, कुछ रोज़गार मिल जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं होता है। यहाँ पर उन लोगों की असलियत बताई जा रही है। It is in the news that all these pitiful kin are to be brought out and mercifully gathered into live in the villages next to the theatre and the store. अब इट इज़ इन द न्यूज़, न्यूज़ किस टाइम पे आती है, इलेक्शन के टाइम पे। जब भी इलेक्शन का टाइम होता है, जब लीडर्स हैं जो वोट के लिए मिलने आते हैं उन लोगों से, उस टाइम पे वो न्यूज़ फ्लैश होती है कि अरे ये लीडर उनके यहाँ गया है, उसने इतने इतने वादे किए हैं। इन लोगों की जो पिटीफुल किन इस कॉल रिश्तेदार जो होते हैं, फैमिली मेम्बर्स होते हैं, आर टू बी ब्रॉड, के वो और उनके रिश्तेदार उनको लेकर आया गया है। एंड मर्सीफुली गैदर्ड, उनको बहुत दया भाव से, कंपैशनेट काइंडनेस से गैदर किया गया है, इकट्ठा किया गया है। कहाँ पे, एक विलेज में रहने के लिए उनको विलेज दिया जाएगा, नेक्स्ट टू द थिएटर एंड स्टोर। जहाँ पे वो रहेंगे वहाँ पे एक थिएटर भी होगा जहाँ पे वो मूवी देख सकते हैं, स्टोर्स मतलब बाजार भी होगा जहाँ से वो सामान खरीद सकते हैं। तो ये क्या है, ये न्यूज़ है। जब इलेक्शन के टाइम पे न्यूज़ आती है तब वो बताते हैं कि भाई दिस द इलेक्शन इन दिस पार्ट इज गोइंग टू बी हेल्ड, द लीडर ऑफ द कंसर्न्ड area has visited the clumsy, or we can say the low area people, and they promised them to give them home to live in, cloth to wear, food to eat, education that their children can avail, and all these things they gathered in a village, and उनसे promise किए जाते हैं कि we'll provide you the theatre, the store, each and everything for the entertainment as well. लेकिन ये सारी चीज़ें क्या पूरी हो पाती हैं, ऐसा हो पाता है क्या जो इन लोगों से वादा किया जाता है? When they won't have to think for themselves anymore, where they won't, जहाँ पर उनको
कुछ भी सोचने नहीं दिया जाता है उनके अकॉर्डिंग। जब वो बोलते हैं देन दे आर नॉट एबल टू टेल एनीथिंग। उनको तो अगर जैसे आपसे बोला जाए कि लाइक द होम दैट वी आर प्रोवाइडिंग टू लिव, तो वी आर हैविंग सो मैनी काइंड ऑफ वी कैन से ना पर्टिकुलैरिटीज के वी वांट द होम इन दिस एरिया, बिग होम, मिडिल होम, एंड वी वांट दिस फैसिलिटी इन दैट होम। ये बहुत आगे की एड ऑन बातें हो गई, कस्टमाइज बातें हुई, उनकी तो जो नेसेसिटी है वही पूरी हो गई है, इसीलिए उनको कुछ भी सोचने का टाइम ही नहीं दिया जाता है। While greedy good doers, beneficent beasts of prey swarm over their lives, enforcing benefits। कितनी अच्छी लाइन लिखी हुई है। जो ग्रीडी गुड डूअर्स हैं, जो जितने भी पॉलिटिकल लीडर्स हैं, बेनिफिशेंट बीस्ट ऑफ प्रे। बीस्ट ऑफ प्रे आप जो एक तरह से अथॉरिटी होती है जिनकी, जैसे कि जंगल में शेर की अथॉरिटी होती है, सेम एज बीस्ट ऑफ द प्रे कौन है? जो पॉलिटिकल पावर में है, जो लोग सोसाइटी पर रूल करते हैं, वो कैसे हैं? वो अपने बेनिफिट के लिए, बेनिफिशेंट इज कॉल्ड हेल्पिंग, मीन्स हेल्पिंग जो लीडर हैं, जिनसे हेल्प की आप होप कर सकते हो कि हाँ दे विल ब्रिंग द चेंज इन द सोसाइटी, दे आर स्वार्मिंग। स्वार्मिंग इज कॉल्ड टू मेक द ग्रुप। और एक तरह से ग्रुप में जो आते हैं बहुत ज़्यादा कहाँ आते हैं? उनकी लाइफ में। एंड इन्फोर्सिंग बेनिफिट, उनको फोर्स करते हैं कि वी विल हेल्प यू, हम तुम्हारी हेल्प करेंगे। यहाँ पे सारे पॉलिटिकल और सोशल लीडर्स जो हैं उनकी बात की है रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने। वो ये बता रहे हैं कि जब उनको ज़रूरत होती है वो ग्रुप्स में आते हैं और इनसे वादे करते हैं कि हम तुम्हारी हेल्प करेंगे टू रेज द स्टैंडर्ड ऑफ योर लाइफ, वी विल हेल्प यू। जितने भी वेल्दी पीपल हैं, इस्टेब्लिश्ड पीपल हैं, जो सिर्फ अपने सेल्फिश मीन के लिए इस सोसाइटी में रहते हैं, जो दूसरों को डिस्क्राइब एनी हाउ इन एनी मैनर, they just wanted to collect the money. Okay, if they need to do the false promises to those innocent people, they do that time. तो ये कौन है? इनको beast of the prey बोला है यहाँ पर रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने। और क्या बोला है? greedy good doers। ये good doers हैं, इनको देखा कि हाँ ये अच्छा काम करते हैं, लेकिन है एक्चुअल में ये कैसे? ये greedy हैं, ये सिर्फ सेल्फिश मीन के लिए काम करते हैं, इनका कोई भी कंसेंट नहीं है दूसरे लोगों की हेल्प करना। तो यहाँ पर यही बोल रहे हैं कि इलेक्शन के टाइम पे जब वो वादे करते हैं, लेकिन वो जो हेल्प के वादे होते हैं वो बहुत ही ज़्यादा ग्रीडी होते हैं, अपने ही बेनिफिशियन के लिए होते हैं। दैट आर कैलकुलेटेड टू सूद दैम आउट देयर विट्स। Soothe is called to reduce the problem, okay, to means make each and everything comfortable, and wits is called being alert, और आप बोल सकते हो इंटेलिजेंस। ठीक है, इंटेलिजेंस यानी कि आपकी खुद की अकल, बुद्धि। तो वो ये बता रहे हैं दैट आर कैलकुलेटेड। क्या है कैलकुलेटेड? कैलकुलेटेड है कि हम ऐसा काम करेंगे, ये तो हमको ये फ़ायदा होगा, यहाँ से हमको इतने वोट मिलेंगे, वी शुड डू द प्रॉमिस फ्रॉम हियर, वी शुड गेट मोर वोटर्स फ्रॉम हियर, दिस एरिया, हमारे इस एरिया में बहुत कम वोटर्स हैं, हमको यहाँ पे पहुँच करना चाहिए। ये सारा मेजरमेंट वो करते हैं, जितने भी पॉलिटिकल लीडर्स हैं वो सारा मेजरमेंट करते हैं और उनसे वादे करते हैं कि हम आपकी प्रॉब्लम्स को दूर करेंगे आउट ऑफ देयर विट्स, मतलब उनकी इंटेलिजेंस समझ से बाहर। उन छोटे और गरीब लोगों को, इनोसेंट लोगों को कुछ भी नहीं पता है, उनकी समझ में कुछ नहीं आ रहा, उनकी समझ से बाहर है ये कैलकुलेशन। क्यों आए हैं वो हमारे पास उनको नहीं पता है, क्योंकि उनका सेल्फिश मीन है, ये उनको नहीं पता, ये उनकी समझ में नहीं आता। उनको क्या समझ में आ रहा है कि वो जो हमसे कह रहे हैं कि तुम्हारी प्रॉब्लम को दूर करेंगे, बस उनको सिर्फ यही सुनाई दिया है। एंड बाय टीचिंग देम हाउ टू स्लीप, दे स्लीप ऑल डे। और उनको बताया जाता है कि भाई अब आप बिल्कुल चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, अब आप चैन की नींद सोइए, वट एवर योर प्रॉब्लम इज़ देयर, वी आर टेकिंग केयर ऑफ दैट। हम आपको खाना देंगे, कपड़ा देंगे, पैसा देंगे, रहने के लिए जगह देंगे, सब कुछ देंगे, तो अब आपको काम करने की ज़रूरत नहीं है। वट यू हैव टू डू, यू जस्ट कास्ट योर वोट फॉर अस एंड एवरीथिंग विल बी प्रोवाइडेड टू यू, कि नाउ यू गो एंड हैव अ साउंड स्लीप। ये कहकर वो उनको सोने के लिए छोड़ देते हैं पूरा दिन। मीन्स वो उनसे कहते हैं आपको कोई काम करने की ज़रूरत नहीं है। Whenever the work will be provided to you, you come and do work and everything the government will provide you, and then destroy their sleeping at night at the ancient way। उनकी रातों की नींद खराब हो जाती है। जब वो पूरा दिन सोएंगे तो रातों की नींद खराब हो जाती है। इसका मीनिंग क्या बताया है यहाँ रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने, कि वो जो झूठे प्रोमिसेस हैं उसकी
होप में, उसकी आशा में वो लोग काम नहीं करते हैं, सारा दिन ऐसे रहते हैं। और उसके बाद जो रात आती है उनको पता चल जाता है कि वट एवर द प्रोमिसेस वर मेड ड्यूरिंग द डे टाइम दे वर ऑल फॉल्स। अब उनको रातों को नींद क्यों नहीं आ रही है? क्योंकि दे आर हैविंग नथिंग टू अरेंज फॉर द नेक्स्ट डे मील। उनके पास, उनको नहीं पता कि वो दूसरे दिन खाना कैसे खाएंगे। तो ऐसा ये फॉल्स प्रॉमिस करके वो उनकी रातों की नींद खराब करते हैं, जस्ट लाइक द एंशियंट वे। एंशियंट वे यहाँ पे ब्रिटिशर्स के को फॉर्म में रखकर बनाया गया है कि जिस तरह से ब्रिटिशर्स थे, उन्होंने फॉल्स प्रॉमिसेस करके किसानों की और जितने भी गरीब लोग हैं उन लोगों की ज़मीनें ले ली थी कि अब तुम लोग यहाँ पे काम करोगे और तुम लोगों को पैसे मिलेंगे बदले में, और हम लोग तुम्हारा ख्याल रखेंगे रहने के लिए, खाने के लिए, एजुकेशन, मीन्स इस तरह के फॉल्स प्रॉमिसेस उन्होंने किए। एंड दे हैव डिस्ट्रॉय द नाइट स्लीप बाय गिविंग द फॉल्स प्रॉमिसेस इन द डे टाइम। तो उन्होंने दिन के समय में उनको रिलैक्स किया, लेकिन उनकी रातों की पूरी नींद खराब कर दी। अब रात को ये जो जिस तरह के भी प्रॉमिस कर रहे हैं, वो दिन में तो सोते हैं कि उनको काम करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन रात भर उनको इस में नींद नहीं आती है कि वो दूसरे दिन का किस तरह से अपना अरेंज करेंगे। इसके लिए वहाँ पर उनकी हेल्प करने के लिए कोई भी नहीं होता है। Sometimes I feel myself I can hardly bear the thought of some much childish longing in vain, the sadness that lurks near the open window there. Longing is called desire or wish. In vain is called not successful or useless. आप बोल सकते हो. Lurks is called move close by. जाना, मतलब किसी जगह पे एक जगह से दूसरी जगह जाना, मूव करना. तो समटाइम आई फील, अगेन रॉबर्ट फ्रॉस्ट बोल रहे हैं कि कभी कभी मुझे लगता है कि मैं अब बहुत ज़्यादा सहन नहीं कर सकता. क्या सहन नहीं कर सकता? मीन्स द पिटिफुल कंडीशन दैट आई एम लुकिंग टुवर्ड्स दीज पीपल. अब मुझ पर ये सहन नहीं होता है. द थॉट, जो थॉट है, जो मेरा विचार है, वो कितना चाइल्डिश है कि ये लोग कैसा जो डिज़ायर कर रहे हैं, जो इनकी इच्छा है वो बिल्कुल बेकार है, यूजलेस है. क्या इच्छा है कि कभी तो कोई तो आके हमारे पास रुकेगा, कोई हमारी वेजिटेबल खरीदेगा, हमसे फल लेगा, हमको पैसे मिलेंगे, हमारी हालत सुधरेगी. ये इस तरह के जो विचार उनको आते हैं बार बार, हर रोज़, हर दिन, हर टाइम, वो बिल्कुल यूजलेस हैं. जो सैडनेस है वो उनके पास ही है और हमेशा उनके पास आ जाती है. ओपन विंडो देयर, जहाँ पे ओपन विंडो है, मतलब जहाँ पे जिस खिड़की के पास वो बैठे हैं, उस खिड़की के पास से उनके पास कोई होप नहीं आ रही है, कोई भी उनकी इच्छा पूरी नहीं हो रही है. बस उस खिड़की से जो प्रॉब्लम्स हैं, जो दुख है, वो उनके पास बार बार आ रहे हैं. तो यहाँ पे कहने का मतलब है कि जो जिस हट में, जिस रोड साइड स्टैंड पे वो लोग बैठे हुए हैं, वहाँ पर वो इच्छा कर रहे हैं, उनका ये इंटरेस्ट है, उनका ये मानना है कि कोई तो हमारे पास आए, हमारा सामान ले, जिससे हमारे पास थोड़े पैसे आए, लेकिन कोई भी नहीं आ रहा है. उनकी सारी जो इस तरह की डिज़ायर है वो यूजलेस है. उनके पास कौन आता है? उनके पास जो सैडनेस है वो हमेशा उनके पास रहती है, और उस विंडो से उनकी डिज़ायर्स नहीं बल्कि उनकी सैडनेस आती हैं. That waits all day in almost open prayer for the squeal of brakes, the sound of a stopping car. They waits, that waits. कौन वेट करता रहता है? उनकी जो डिज़ायर्स हैं, उनकी जो इच्छाएं पूरा दिन इंतज़ार करती हैं, और उनकी ये ओपन प्रेयर रहती है. हमेशा उनके हाथ ये प्रेयर में रहते हैं कि कोई तो हमारे पास आ जाए, कोई तो हमारा सामान खरीद ले. और वो हमेशा किस चीज़ का इंतज़ार करते हैं? स्क्वील ऑफ द ब्रेक. स्क्वील इज कॉल्ड शार्प साउंड. जैसे जब ब्रेक लगाते हैं ना, इस तरह से ब्रेक लगाते हैं, बहुत तेज जब एक अचानक से ब्रेक लगाते हैं कहीं रुकने के लिए, तो जो आवाज़ होती है, दैट इज द साउंड ऑफ स्क्वील ब्रेक. वो किस चीज़ की है? कि हाँ, कोई कार वहाँ पर आकर रुकी है. ऑफ ऑल द 1000 सेल्फिश कार दैट पास, जस्ट वन टू इंक्वायर व्हाट अ फार्मर्स प्राइजेस आर. बहुत सारी 1000 ऑफ द कार गुजरती हैं उस रोड से, उनमें से सिर्फ एक रुकती है, और वो भी क्या पूछने के लिए कि भाई इस चीज़ के प्राइस क्या हैं. प्राइस उन्होंने पूछा कि हाँ भाई ये बेरीज कितने की हैं, ये स्क्वॉश कितने का है, ये फ्रूट कितने का है. एंड दे आर नॉट इंटरेस्टेड टू टेक एनीथिंग. मतलब थाउजेंड्स ऑफ द कार वहाँ से निकल गई, उनमें से एक कार भी अगर रुकती है तो वो प्राइस पूछकर चले जाते हैं. नोबडी इज इंटरेस्टेड in buying anything from these roadside stand person. And one did stop, but only to plough up the grass, and using the yard to back and turn around.
and another to ask the way to where it was bound. अगर उसमें से कोई रुकती भी है तो क्या, वो plow the grass to turn the glass, मतलब वो आए और वो वापस वहां से चले गए, मतलब बहुत बड़ा सा ग्राउंड है, अगर कार यहाँ से आएगी तो they are having enough space to go back. तो अगर कोई कार वहां पर रुकती भी है, उनको लगता है कि शायद ये हमारे लिए रुके हैं, बट नहीं, वो कार वहां पर रुकती है और टर्न करके वापस चली जाती है. कुछ और कार हैं जो वहां पर आती हैं और जो उस यार्ड को यूज करती हैं बैक और टर्न करने के लिए, या तो वो पीछे जाती हैं टर्न करती हैं, या चारों तरफ घुमाना हो कहीं भी तब वो वहाँ चली जाती, उस चीज़ के लिए वो उनके यार्ड को यूज़ करती हैं. यार्ड आप क्या बोल सकते हो, ओपन ग्राउंड, क्योंकि वो लोग तो ओपन ग्राउंड में ही रहते हैं ना, तो वहाँ पे ओपन ग्राउंड में तो कहाँ कार कहीं से भी आएगी, वो वहाँ से मोड़ के और आराम से लेके जा सकते हैं, तो ओपन ग्राउंड को वो यूज़ करते हैं. और अगर कोई रुकता भी है, और कुछ लोग क्यों रुकते हैं, सिर्फ उनको कहीं जाने का रास्ता पूछना है कि भाई ये रास्ता किस तरफ जाता है, और ये पूछने के लिए वो रुकते हैं. तो यहाँ पे ये बताया गया है कि या तो कोई आएगा वो पूछ कर चला जाएगा कि भाई प्राइस क्या है, ये रास्ता कहाँ जाता है, या वो आएंगे और वो अपनी कार को घुमाकर दूसरी तरफ से ले जाते हैं. मीन्स nobody was having the concern towards those roadside stand person कि वो उनसे पूछें, उनका सामान लें, उनको कुछ मनी मिले, उनको कुछ हेल्प हो, ऐसा किसी का भी कोई भी इंटेंशन नहीं रहता है. And another to ask, could they sell it a gallon of gas? They couldn't see this crossly, they had none, didn't it see? और कुछ लोग क्या, they are asking the stupid questions. किस तरह के questions, कि क्या तुम गैलन ऑफ गैस सेल कर रहे हो. नाउ गैस का यहाँ पे मतलब है फ्यूल से, जैसे हमारी कार में पेट्रोल और डीजल हम लोग पढ़वाते हैं, सेम एज देयर यूज्ड टू बी फिल गैस इन द कार, वहाँ पे पड़ती है. गैलन इज अ मेजरिंग यूनिट, ये एक मेजरिंग यूनिट होती है, जैसे कि हमारी मेजरिंग यूनिट है बहुत सारी, किलोग्राम, ग्राम, लीटर, ठीक है, तो ये एक गैस को की मेजरिंग यूनिट होती है. तो वो क्या पूछते हैं कि भाई कुछ लोग आएंगे और पूछेंगे कि क्या तुम भाई जे गैस का सेल कर रहे हो, क्या हमको अपनी कार में गैस पड़वाना है. तो यहाँ पर फिर से रॉबर्ट फ्रॉस्ट बहुत ज़्यादा एंग्री होते हैं. वो अगेन ही इज शोइंग हिज एंगर बाय आस्किंग कि क्या आपको दिखता नहीं है कि ये लोग एक पुअर और बहुत ज़्यादा पथेटिक लोग हैं, उनके पास एक छोटा सा स्टैंड है, कि आपको दिखाई नहीं दे रहा है कि ये लोग सब्जी बेच रहे हैं या यहाँ पर फ्यूल बेच रहे हैं. इस तरह के स्टूपिड और इंसल्टिंग वाले क्वेश्चन पूछने के लिए आपने यहाँ पे कार रोकी है, कि आपको दिख नहीं रहा है कि वो क्या बेच रहे हैं और क्या नहीं. तो यहाँ पे फिर से रॉबर्ट फ्रॉस्ट अपना एंगर शो कर रहे हैं. No, in country money, the country scale of gain, the requisite lift of a spirit has never been found. The country money का मतलब जो देश का पैसा है. The country scale of gain, स्केल का मतलब क्या हुआ, जो मेजरमेंट होता है, ठीक है, कि हमारा कितना गेन हुआ. तो इनका जो शेयर है, जो पुअर लोगों का शेयर है गेन का, वो बहुत कम है. कैसे, मतलब जब if you have the money only, then you can buy the things and you can raise the economy of the nation, right? If you don't have the money, how can you raise the economy, how can you give your share to raise the economy of the money, right? तो वो यहाँ पे राइटर कह रहे हैं कि इस जो कंट्री मनी है, इसके स्केल में जो गेन है उसमें इन लोगों का कोई भी शेयर नहीं है. द रिक्विसाइट लिफ्ट ऑफ स्पिरिट, रिक्विसाइट इज कॉल्ड दैट इज नेसेसरी फॉर अ स्पेसिफाइड एंड दैट इज रिक्वायर्ड, जो जरूरी है. क्या जरूरी है, लिफ्ट ऑफ स्पिरिट. स्पिरिट इज कॉल्ड एनर्जी, काम करने के लिए जो इंथुजियाज्म चाहिए उसको बढ़ाना बहुत ज़्यादा रिक्वायर्ड है. हैज़ नेवर बीन फाउंड, जो कभी भी इनमें नहीं मिली. किन में नहीं मिली, मतलब जो चीज़ रिक्वायर्ड है इन लोगों के लिए, इन लोगों में क्या चीज़ नहीं है, कि ये लोग अपना शेयर नहीं दे सकते टू रेज द इकोनॉमी ऑफ द नेशन. एंड हियर द वेल्दी पीपल, दे कैन नॉट गिव देयर शेयर टू गिव द मनी टू दैम. ठीक है, जो उनका शेयर है, जो उनके लिए रिक्वायर्ड है कि वो इनकी स्पिरिट को बढ़ाएं बाय गिविंग द मनी, बाय बाइंग द थिंग्स दैट दे आर सेलिंग, उनका वो फर्ज है, लेकिन वो भी नहीं करते हैं. और सो द वॉइस ऑफ द कंट्री सीम्स टू कंप्लेन. और उसके बाद फिर जो कंट्री की वॉइस है, कंट्री की आप वॉइस बोल सकते हो इंटीग्रेटेड वॉइस. इंटीग्रेटेड वॉइस का मतलब लोगों की इकट्ठी आवाज़,
ठीक है, बहुत सारे लोगों की जो आवाज़ है, बहुत सारे लोग हैं जो इस कंडीशन में है, डिप्राइव्ड कंडीशन में है, तो उन लोगों की जो आवाज़ है उसमें क्या दिखाई देती है, कंप्लेंट दिखाई देती है। ऑब्वियसली जब उन लोगों के पास जो जिंदा रहने के लिए जो ज़रूरी चीज़ें हैं वो भी नहीं होंगी तो कंप्लेंट तो होगी ना, और वो उसी कंट्री में रहते हैं, मतलब कंट्री मैन की कंप्लेंट, उस देश में रहने वाले लोगों की कंप्लेंट। आई कांट हेल्प ओनिंग द ग्रेट रिलीफ इट वुड बी। आई अगेन, वो रॉबर्ट फ्रॉस्ट कहते हैं कि मैं नहीं सह सकता हूँ इतना ज़्यादा, ओनिंग मतलब मास्टर करना, द ग्रेट रिलीफ इट वुड बी, कितना ज़्यादा रिलैक्स मिलेगा मुझे, कितना मीन्स वी कैन, आई कैन फील सो रिलैक्स एंड सो कंफर्टेबल इफ़ आई गेट दिस थिंग दैट, उनका जो वर्किंग स्पिरिट है उसको बढ़ाया गया है, उनकी जो कंप्लेंट है वो ख़त्म हो गई हैं। जब ये सारी चीज़ें हो जाएंगी तो मैं बहुत ज़्यादा रिलैक्स फील करूँगा। तो यहाँ पे जो कंट्री वॉइस है, आपको उनकी हेल्प करनी है। जब भी कोई पैथेटिक या मुसीबत का टाइम आता है, दे आर द सेम कंट्री मैन हु दे आर लिविंग विद यू इन द सेम सोसाइटी। इफ दे आर डिप्राइव्ड इन मेनी ऑफ द थिंग्स, दिस इज आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू हेल्प देम एनी हाउ, एंड दिस विल गिव द सेटिस्फैक्शन टू द पोएट। टू पुट दीज पीपल एट वन स्ट्रोक आउट ऑफ देयर पेन, किस चीज़ से उनको बहुत ज़्यादा रिलीफ मिलेगा, कि जब इन लोगों को एक ही झटके में उनके दुख से दूर कर दिया जाए। स्ट्रोक इज कॉल्ड मूविंग हैंड स्लोली ऑन समथिंग, और इनको जो चाहिए वो इनको मिल जाए, तब मुझे रिलीफ मिलेगा। एंड देन नेक्स्ट डे आई कम बैक इन टू द सेन। सेन आप बोल सकते हो, इनसेन मतलब अनकॉन्शियस माइंड, ओके, एंड सेन आप बोल सकते हो कॉन्शियस माइंड। जब कॉन्शियस माइंड होता है, या विजिलेंट माइंड बोल सकते हो, अटेंटिव माइंड बोल सकते हो, तो बोलते हैं कि जब ये सारी चीज़ें हो जाएंगी, दूसरे दिन मेरा जो माइंड है वो बिल्कुल फ्रेश होगा, मैं बिल्कुल अटेंटिव रहूँगा सारी चीज़ों को देखने के लिए। I wonder how I should like you to come to me and offer to put me gently out of my pain. मुझे बहुत ज़्यादा वंडर करता हूँ कि मैं आप लोगों से किस तरह से बोलूँ। मतलब मैं जाकर एक एक लोग से नहीं बोलूँगा कि आइए हमारी हेल्प कीजिए, कोई नहीं खरीद रहा है। आपको देखना चाहिए, आपको समझना चाहिए। Being an educated man, you should have this means idea in your mind. You should have this perspective towards us कि you can understand our troubles without आर टेलिंग। हम लोग नहीं बोले फिर भी आप लोग हमसे समझ जाएं, तो ये मुझे वंडर है कि मैं कैसे कहूँ कि आप हमारे पास आइए और हमारे जो पेन है उसको जेंटली रिमूव कीजिए। रॉबर्ट फ्रॉस्ट कह रहे हैं कि आपको तो देख के ही समझना चाहिए, हमारी कंडीशन देख के समझना चाहिए कि यस वी आर इन नीड ऑफ योर सर्विसेज, आप हम लोगों को अपनी सर्विसेज दीजिए। तो जब ये लोग बहुत खुश होंगे, जब बहुत रिलैक्स होंगे, हमारी तरह कंफर्टेबल लाइफ जिएंगे, जब इनके फेस पे भी स्माइल होगी, तब मुझे बहुत ज़्यादा रिलीफ होगा। और ये कौन बोल रहा है? ये रॉबर्ट फ्रॉस्ट बोल रहे हैं। किससे बोल रहे हैं? ईच एंड एवरी पर्सन हु इज लिविंग इन द सिटी। द पोम, चलो अभी सबसे पहले लिटरेरी डिवाइस देख लेते हैं। यहाँ पे हमारी पोइम एंड होती है। स्टार्टिंग लाइन से मैं आपको लिटरेरी डिवाइस बता रही हूँ, ठीक है? हम लोग समझ के चलेंगे। स्टैंजा मैंने लिटरेरी डिवाइस के साथ दिया है। सबसे पहले राइम स्कीम देखते हैं। द पोम हैज़ नॉट बीन रिटन इन फ्री वर्स बट द राइम स्कीम इज इनकंसिस्टेंट थ्रू आउट द पोम। ऐसा नहीं है, जब देखो फ्री वर्स, यहाँ पे जो फ्री वर्स आया है उसका मतलब होता है जब कोई भी राइम स्कीम नहीं होती है। राइम स्कीम का मतलब जब एक वर्ड दूसरे वर्ड से सिमिलर साउंड करता है, कोई भी फर्स्ट लाइन का लास्ट वर्ड, थर्ड लाइन का, फिफ्थ लाइन का, कहीं का कोई वर्ड राइम करे, वो राइम स्कीम होती है जहाँ पे हम सेम अल्फाबेट लिखते हैं, राइट? फ्री वर्स का मतलब जहाँ पे कोई भी वर्ड किसी से राइम नहीं कर रहा है, मतलब उसकी कोई भी राइम स्कीम नहीं है। तो इस पोम को आप कंप्लीटली फ्री वर्स भी नहीं बोल सकते हो, लेकिन इसमें कोई भी पर्टिकुलर राइम नहीं है क्योंकि इसमें स्टेंजाज नहीं है। ये जो पोम है ये एक प्रोज फॉर्म में लिखी गई है। दो द पोइट हैज नॉट ऑप्टेड द कंप्लीट और द फॉर्मल बिगिनिंग एंड द एंडिंग ऑफ द सेंटेंस, ऐसा नहीं यूज किया है, बट इट इज इन द फॉर्म ऑफ द पोम। लेकिन इस भी जो भी पोम है उसमें फ्री वर्स भी नहीं है, लेकिन पूरी में जो राइम स्कीम है वो बहुत इनकंसिस्टेंट है। इनकंसिस्टेंट का मतलब अगर जैसे फर्स्ट लाइन में ए आया है तो वो ए यू कैन फाइंड आफ्टर मेनी ऑफ द लाइन्स, फिर बी सी इस तरह का कोई भी कंफर्मेशन नहीं है। अगर हम यहाँ पर ही देख लें तो स्टेंजा नंबर 1 है, हमारा स्टेंजाज नहीं है लेकिन इसको डिवाइड किया गया है डेलिबरेटली। यहाँ पे शेड, स्पेड, एंड देन प्लेट, ब्रेड, देन अगेन सपोर्ट्स, फेंट, इनकंसिस्टेंट है। अगर हम यहाँ पे शेड ए,
शेड, स्पेड, प्लेड, ब्रेड, उसके बाद सपोर्ट्स, उसके बाद फेंट। तो इस तरह की राइम स्कीम है। ए बी सी अगर हम पहले की निकालें तो ये इनकंसिस्टेंट है, बहुत कंसिस्टेंट राइम स्कीम तब हो सकती है जब स्टेंजास जो है वो फॉर्मली डिवाइड हों कि भाई 4 लाइन है, उसके बाद फिर 4 लाइन है, फिर 4 या 6 लाइन है। यहाँ पे स्टेंजास का डिवीजन नहीं है, तो बहुत मीन्स इट्स वेरी प्रॉब्लमेटिक टू से एनीथिंग एग्जैक्ट अबाउट द राइम स्कीम। चलो इस स्टैंजा की पहले पोइटिक डिवाइस देखते हैं। सबसे पहले है पर्सोनिफिकेशन। द पोइट हैज पर्सोनिफाइड द स्टैंड बाय यूजिंग द वर्ड प्लेड फॉर इट, अ रोड साइड स्टैंड दैट टू पैथेटिकली प्लेड। ये वाली लाइन में है रोड साइड स्टैंड। अब रोड साइड स्टैंड तो कैसा है, नॉन लिविंग है, अब वो प्लेड तो नहीं कर सकता, वो रिक्वेस्ट तो नहीं कर सकता, तो यहाँ पे लिखा है अ रोड साइड स्टैंड दैट टू पैथेटिकली प्लेड। ये हमारी कौन सी है, ये लाइन नंबर 3 है। यहाँ पर लाइन नंबर 3 से ही होगा, यहाँ पे स्टैंजास नहीं है। नेक्स्ट देखो एसोनेंस। तो यहाँ पे किसको पर्सोनिफाई किया है, रोड साइड स्टैंड को पर्सोनिफाइड किया है जो रिक्वेस्ट कर रहा है। नेक्स्ट है आपकी एसोनेंस, ठीक है, ये हमारा फर्स्ट हो गया। नेक्स्ट है हमारी एसोनेंस। प्रोमिनेंट साउंड ऑफ द वॉल ओ, ओ की प्रोमिनेंसी है यहाँ पर देखो, फॉर, सम, ऑफ, मनी, एंड देन हुज, एंड देन फ्लो, एंड देन सपोर्ट, ठीक है। बट फॉर सम मनी, ये हमारी लाइन आती है, तो हम बोल सकते हैं अगर हम इसको डिवाइड करें 1 and 2 and 3 and 4 5, फिफ्थ लाइन में है हमारी। सामने मैंने स्टैंजा इसीलिए लिख दिया है जिससे आपको दिक्कत नहीं हो। नाउ प्रोमिनेंट साउंड ऑफ वॉल इन, और भी है एसोनेंस। यहाँ पर ओ का साउंड बहुत प्रोमिनेंट है, यहाँ पर आई का साउंड देखो। फ्लो ऑफ सिटीज 2 आए हैं, देन सिंकिंग में 2 आए हैं, विदरिंग में 2 आए हैं, फेंट में 1 आए हैं। द फ्लावर ऑफ द सिटी दैट आर विदरिंग हेयर, तो ये हमारी फिफ्थ अगर हमने लाइन लिखी थी तो मे बी ये लाइन नंबर 6 हो जाती है, ठीक है। आई एम नॉट काउंटिंग दीज 2 वर्ड्स, मैं ये 2 वर्ड्स काउंट नहीं कर रही हूँ, आई एम कंसीडरिंग इट एज अ 1 लाइन, राइट। नाउ एलिटरेशन, बट इन एग्जाम नो नीड टू राइट लाइनिंग, आप पूरा लाइन लिख सकते हो जब आपके पास। अच्छा एक चीज़ और, अगर आपके पास टाइम नहीं है, ठीक है, अगर पूछा गया है कि बताओ कि एसोनेंस कौन सी लाइन में, तो हाउ कैन यू राइट, जैसे ये लाइन है द फ्लावर ऑफ द सिटीज फ्रॉम विंकिंग, अगर आपके पास टाइम नहीं है तो हाउ कैन यू राइट, ऐसे लिखना, ऐसे लिख सकते हो आप द फ्लावर, ठीक है, आपने फ्लावर लिखा यहाँ पर और उसके बाद डॉट 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 और उसके बाद फेंट, राइट, ऐसे आप लिख सकते हो विद इन द इन्वर्टेड कॉमा, उससे पता चल जाएगा कि हाँ यू आर टॉकिंग अबाउट दिस। और अगर आप हाईलाइट करके लिख सकते हो तो और भी ज़्यादा अच्छा है। जैसे हमने यहाँ पे लिखा है, लाइन लिखने के बाद और या तो उसको अंडरलाइन कर दो या उसको दूसरे पेन से या हाईलाइट से हाईलाइट कर दो, या फिर इस तरह से सर्कल या अंडरलाइन, वट एवर यू कैन मेक टू जस्ट मेक ए हाँ यू हैव गिवन द आंसर इन दिस वे। नेक्स्ट इज एलिटरेशन। एलिटरेशन इज रिपीटेशन ऑफ कॉन्सोनेंट लेटर। यहाँ पर कौन सा कॉन्सोनेंट लेटर आया है, हमारा पी आया है, पैथेटिकली प्लेड। पैथेटिकली प्लेड हमारा यहाँ पे आया है, ये रहा पैथेटिकली प्लेड, ये आप बोल सकते हो दिस इज लाइन नंबर 3, ठीक है, लाइन नंबर 3। आई एम नॉट गोइंग टू राइट द लाइन नाउ, अब मैं नहीं लिखूंगी, आप लोग ऐसे ही देख लेना, ये रहा पैथेटिकली प्लेड। पी से स्टार्ट हो रहा है, पी इज अ कॉन्सोनेंट, तो एलिटरेशन लिटरेरी डिवाइस हो जाता है यहाँ पर। स्टैंजा नंबर 2 देखो, द पॉलिश ट्रैफिक से लेकर माउंटेन सीन तक। फर्स्ट है इसमें ट्रांसफर्ड एपिथेट। ट्रांसफर्ड एपिथेट आई मेड यू अंडरस्टैंड इन द लास्ट फॉर्म that epithet has come for the adjective that is given, and transfer is of the adjective to other noun, means the adjective that is coming with the noun, exactly that adjective is not coming for that noun, that is for some other noun that is not given exactly with that. The poet has used polished traffic to refer the rich city dwellers. यहाँ पे polished traffic लिखा हुआ है, अब traffic तो polish नहीं हो सकता, polished क्या है, polished क्या है, this is an adjective, right, और traffic क्या है, ये एक noun है। अब मुझे बताओ traffic polished हो सकता है क्या, नहीं, traffic polished क्या हो सकता है, polished हो सकता है car। अब यहाँ पे कार लिखा नहीं हुआ है, ठीक है, ये आया है इसके साथ, तो हमने क्या किया, इस एडजेक्टिव को हमने जिसके साथ लिया है उसका ट्रांसफर किया है, लेकिन वो उसका नाउन नहीं है। यानी कि दिस पॉलिश शुड कम विद कार बट दिस पॉलिश हैज कम फॉर ट्रैफिक, तो ये ट्रांसफर हो गया, देन दैट्स व्हाई इट इज ट्रांसफर्ड एपिथेट, राइट। नेक्स्ट देखो रिपीटेशन। रिपीटेशन, द वर्ड रॉन्ग हैज बीन रिपीटेड। जब एक लाइन में कोई भी एक वर्ड 2 बार रिपीट होता है वहां पे होता है रिपीटेशन। यहाँ पे कौन सा वर्ड रिपीट हुआ है, रॉन्ग। लेट मी सी वेयर इज रॉन्ग दैट इज रिपीटेड। रॉन्ग,
एंड रॉन्ग। देखो ये एक लाइन है हमारी, इसमें एक ये वर्ड आया है रॉन्ग और एक ये वर्ड आया है, यानी कि एक ही लाइन में 2 बार रिपीट हुआ है ये वर्ड, तो रिपीटेशन लिटरेरी डिवाइस होगा। अब ऐसा नहीं है कि रिपीटेशन रॉन्ग वर्ड इफ इट इज कमिंग इन 5th लाइन और 6th लाइन, इवन दैन यू आर राइटिंग, नो, then it will not be repetition regarded, right? In one line, if the same word is coming more than one time, then it will be repetition. Next is anaphora. Now anaphora, it is the repetition of a word at the starting of the 2 or more consecutive line, or crook, net, golden squash or the silver, और ब्यूटी रेस्ट इन द ब्यूटीफुल माउंटेन। यहाँ पे 2 वर्ड रिपीट हो रहे हैं, दैट्स इट, और एंड और, एज यू कैन सी, और एंड और, दिस इज कंसीडर्ड एज 1 लाइन, दिस इज कंसीडर्ड एज 2nd लाइन, दोनों सीक्वेंस की लाइन में सेम वर्ड रिपीट हो रहा है, कौन सा लिटरेरी डिवाइस होगा? एनाफोरा। सो ट्रांसफर्ड एपिथेट, रिपीटेशन, एनाफोरा, ये है इन लाइन्स में लिटरेरी डिवाइसेस। Stanza number 3, starting from you have the money till keeping from us. सबसे पहले देखते हैं repetition. Repetition again, the word money and city has been repeated. चलो देखते हैं, ये आया हमारा money. You have the money but if you want, ये रहा हमारा money. If you want mean, why keep your money? This crossly go along. If it is considered as 1 line, ठीक है, अगर हम इसको 1 line में considered करते हैं तो money और money 2 बार repeat हुआ है हमारा। Now city, where is city? So much trusting that is unafraid, city roadside and ask from city feel in hand, if it will be not expand the life of the moving picture promise. Now देखो, अब यहाँ पे you can raise a question कि मैम these are coming in not in same line. It's very right that these are coming in a different line, but exactly as I told you, it is not divided in any stanza. किसी भी stanza में ये नहीं बनाया गया है। तो अगर मैं इस लाइन को here far from the city we make a roadside stand और ये कंटिन्यू कर दूँ मैं यहाँ पर and ask for some city money, तो it will be regarded as the same line, ठीक है। अगर यहाँ पे स्टेंजा का डिवीजन है ही नहीं, हमको पता ही नहीं है कि इस लाइन के बाद ये लाइन हमको नेक्स्ट लिखनी है, नो, समवेयर यू कैन फाइंड स्टैंड रिटन हियर, समवेयर यू कैन फाइंड आस्क एंड फॉर सम टाइम कंटिन्यूइंग फ्रॉम हियर, एंड दैट्स व्हाई इट इज रिगार्डेड लाइक दिस। तो अगर आपका जो एग्जामिनेशन पेपर में जो आया है, अगर उसमें डिवीजन होता है तो यू कैन जस्ट रिफ्रेन फ्रॉम दिस, इससे बचना आप, ठीक है, क्योंकि ये कंसीडर की जाएंगी अलग अलग लाइन। अगर वहाँ पे पोम की एक ही पूरी लाइन लिखी हुई है, कंटिन्यूइंग में आपका टेक्स्ट आ रहा है, देन यू कैन रिगार्ड दिस लाइन इन 1 लाइन, और अगर उस 1 लाइन में 2 बार रिपीट हो रहा है तो रिपीटेशन लिटरेरी डिवाइस हो जाएगा। तो अगर हम इस लाइन को बिल्कुल कंटिन्यू यहाँ से कर दें तो ये जो लिटरेरी डिवाइस होगा ये हमारा बिल्कुल सही होगा। इस लाइन को अगर हम यहाँ से कंटिन्यू कर दें तो हमारा ये जो लिटरेरी डिवाइस होगा, यहाँ से कंटिन्यू कर दें तो कंटिन्यू में हो जाएगा। और यहाँ वाला भी जो है ये वाई से स्टार्ट होगा, राइट, वाई से अगर हम इसको कंटिन्यू करते हैं। अगर नहीं है ऐसा एग्जाम में तो प्लीज डोंट राइट, तो आप नहीं लिखना। नेक्स्ट देखते हैं एसोनेंस, ठीक है। प्रोमिनेंट साउंड ऑफ द वॉल आई। अब यहाँ पर आई, जैसे मैंने आपको बताया, जो एसोनेंस होता है काफ़ी बार मिल जाता है आपको, ज़्यादातर हर लाइन में एसोनेंस मिल जाता है। यहाँ पर गिव, लाइफ, मूविंग, पिक्चर्स, प्रॉमिस, यहाँ पे इसका यूज़ किया गया है, एंड गिव लाइफ ऑफ द प्रॉमिसिंग पिक्चर, ये यहाँ पे इस लाइन में आपका एसोनेंस लिटरेरी डिवाइस है। सो रिपीटेशन एंड एसोनेंस आ जाता है। नाउ इट इज़ इन द न्यूज़ से लेकर द एंशियंट वे तक। सबसे पहला आता है हमारा एलिटरेशन। नाउ इट इज़ द रिपीटेशन ऑफ कॉन्सोनेंट लेटर्स। सबसे पहले जी देखते हैं हम, ग्रीडी गुड, ये एक फ्रेज है जो हमारा ग्रीडी गुड कहाँ पे आ रहा है हमारा, यस, ग्रीडी गुड, ये रहा एलिटरेशन। देन बी आया है बेनिफिशेंट बीस्ट, मैं यहाँ पे ये बेनिफिशेंट बीस्ट, ये रहा बेनिफिशेंट बीस्ट एलिटरेशन। देन बी इन बी बॉट, बी इसको वर्ड माना जाएगा, ओके, दिस इज 2 लेटर बट इवन दैन बी इज कंसिडर्ड एज अ वर्ब, बी बॉट। अब यहाँ पर आता है हमारा वेयर इज बी बॉट, आई एम नॉट फाइंडिंग बी बॉट। Here is the beneficial sound them by teaching them how to sleep. Please help me to find out where is that be bought.
बॉट बॉट बॉट, यस ये रहा बी बॉट, यहाँ पे एलिटरेशन है, ठीक है। तो ये क्या है, रिपीटेशन ऑफ जी, रिपीटेशन ऑफ बी, रिपीटेशन ऑफ बी। नेक्स्ट है आपका ऑक्सीमोरॉन। देयर इज द यूज ऑफ टू वर्ड्स विच अपोजिट इन द मीनिंग टुगेदर, जो बिल्कुल पास पास वर्ड आते हैं लेकिन एकदम अपोजिट होते हैं, उन वहाँ होता है ऑक्सीमोरॉन। नाउ यहाँ पे ग्रीडी गुड एंड डूअर्स। ग्रीडी गुड का मतलब क्या हुआ, लालची जो कुछ नहीं करता, डूअर्स का मतलब काम करने वाला, तो ये क्या हो गया, ऑक्सीमोरॉन। एंड नेक्स्ट आता है आपका रिपीटेशन। आई होप इट इज क्लियर। जैसे कि हमारा आप बोलो लव एंड हेट साथ साथ आ रहे हैं बट दोनों बिल्कुल अलग है, हेल एंड हेवन दोनों साथ में हैं, बिल्कुल अलग है, ऑक्सीमोरॉन। सेम ऐसे ग्रीडी गुड एंड डूअर्स, ग्रीडी गुड जो कुछ नहीं काम करना चाहते हैं, लालची हैं, एंड डूअर्स हु वांट टू शेयर देयर सर्विसेज। रिपीटेशन, द वर्ड स्लीप हैज बीन रिपीटेड। अब देखते हैं यहाँ पे स्लीप कहाँ पे रिपीट हुआ है हमारा, स्लीप, नाइट एंड एंशिएंट वे, them how to sleep and sleep all the day, ये रहा हमारा सेम लाइन में स्लीप हुआ है, exactly this is the example of repetition. So alliteration, oxymoron and repetition, ये हमारा इस लाइन के थे. Now stanza number 5, sometime I feel से लेकर where it was bound. सबसे पहले देखते हैं transferred epithet. Transferred epithet, here is the poet has used the selfish car to call the city dwellers selfish. अब यहाँ पे देखो selfish and car. selfish क्या है, ये रहा हमारा adjective, और car क्या है, noun. अब selfish car क्या selfish हो सकती है, no. selfish कौन हो सकते हैं, city dwellers, जो city में रहने वाले लोग हैं, city natives बोल सकते हैं हम इनको, ठीक है, ये हो सकते हैं selfish. तो ये जो adjective है car के साथ आया, इसको people के साथ आना चाहिए, and that's why transferred epithet. Next is personification. The poet has personified sadness by using the phrase sadness that lurks near the open window that open. तो यहाँ पे आएगा, यहाँ से sadness that lurks. lurks का मतलब move करना, जाना, एक जगह से दूसरे जगह जाना. तो sadness तो एक नॉन लिविंग थिंग है. sadness कैसे जा सकती है, sadness तो नहीं जा सकती है एक जगह से दूसरी जगह. तो इस लाइन में sadness that lurks, sadness जो जाती है ओपन विंडो से अंदर, तो ये हो गया personification, राइट. नेक्स्ट देखो रिपीटेशन. रिपीटेशन लिटरेरी डिवाइस, द वर्ड कार हैज़ बीन रिपीटेड. अब यहाँ पे कार देखते हैं कहाँ पे रिपीट हुई है, कार्स, कार्स, एक तो ये रही कार, कार, एंड कार काफ़ी जगह यहाँ पर यूज़ हुआ है. आई थिंक दे आर कंसिडरिंग दीज लाइन्स एज वन लाइन. स्क्वील ऑफ द कार, कार पास विद दिस फार्मर आज एंड डिड स्टॉप ओनली बाय प्लो द ग्रास, बैक टू टर्न अराउंड, another to ask, yes, this is the car and this is the car, but you can do only when this line is starting from here, otherwise you can you just avoid considering it. अगर अब repetition एक लाइन में नहीं है तो please don't do that, उसको avoid ही करना है, ठीक है. स्टैंजा नंबर 6 देखो, एंड another to ask could they sail से लेकर didn't it see. सबसे पहला आता है हमारा इसमें alliteration. This is the only literary device in these. repetition of letter at the starting, and यहाँ पे repetition हुआ है letter G का, gallon of gas, ठीक है, ये रहा gallon of gas, ठीक है. तो यहाँ पे gallon of gas आया है. literary alliteration आपका हो सकता है because of is connected with this, ठीक है. गैलन ऑफ गैस, एक मेजरिंग यूनिट बना रहे हैं हम, गैलन ऑफ गैस, तो हम इसको कंसीडर कर सकते हैं. बट समटाइम्स सम ऑफ द एग्जामिनर कैन नॉट कंसीडर, व्हाई, बिकॉज ऑफ इज कमिंग इन बिटवीन, ओके, बट सम ऑफ द एग्जामिनर कैन कंसीडर इट. यहाँ पर गैलन, गैस, जी एंड जी, क्योंकि एलिटरेशन जो है वो कॉन्जिक्यूटिव वर्ड्स में ही किया जाता है, उसको कंसीडर, अगर कॉन्जिक्यूटिव वर्ड नहीं है तो उसको कंसीडर नहीं किया जा सकता. तो यहाँ पर सस्पिशन है कि हाँ कुछ एग्जामिनर इसको कंसीडर कर सकते हैं बट कुछ नहीं. बट अकॉर्डिंग टू मी, इफ़ यू विल आस्क, देन गैलन एंड गैस, अगर आप चाहो तो इसको कंसीडर ना करो तो वो ज़्यादा अच्छा है, बिकॉज गैलन ऑफ गैस, इसमें आपको फिर एग्जाम मीन्स यू हैव टू जस्ट जस्टिफाई योर आंसर, एलैबोरेट योर आंसर कि गैलन ऑफ गैस इट इज़ अ मेजरिंग यूनिट दैट कम्स ऑल टुगेदर. गैलन को आप अलग से नहीं ला सकते, किलोग्राम है तो आप लाओगे कि हाँ लीटर, 1 लीटर ऑफ मिल्क, इस तरह से. तो गैलन ऑफ गैस, अगर आप इसको एक कंबाइंड फॉर्म में देख सकते हो तो यू कैन यूज द एलिटरेशन, अदरवाइज नो. अगर आप इसको 3 वर्ड के फॉर्म में देख रहे हो तो यहाँ पर एलिटरेशन डिवाइस यूज नहीं होगा. तो इफ अकॉर्डिंग टू मी इसको आप कंसीडर नहीं करेंगे, ठीक है, इसको रिकंसीडर. नंबर ऑफ द लिटरेरी डिवाइसेस आर देयर, सो डोंट कंसीडर इट. नाउ दिस इज द लास्ट स्टेंजा. नो इन कंट्री से लेकर जेंटली आउट ऑफ माई पेन.
पर्सोनिफिकेशन है, सबसे पहला हम देखते हैं पर्सोनिफाइड किया है, किसको किया है, कंट्री को, बाय यूजिंग द फ्रेज द वॉइस ऑफ द कंट्री। अगेन कंट्री इज रिगार्डेड एज नॉन लिविंग, लेकिन यहाँ पे कंट्री की वॉइस, अब कंट्री की वॉइस तो नहीं निकल सकती, सो पर्सोनिफिकेशन। नेक्स्ट इज रिपीटेशन, चलो देखते हैं, द वर्ड्स कंट्री एंड पेन हैज बीन रिपीटेड। नाउ सी, लेट्स सी कंट्री एंड पेन। Country and country, yes, in first line it is repeated, it is literary device repetition, and then pain is there. Let's find complaint. Where is the pain? One pain is here, I can see, and one pain is here. I help gathering relief from the put of this stroke of this pain. And I come back to saying it will come of my, no, this will not be there, इसको आप कंसीडर नहीं करोगे, that is not coming in the same line, ये same line में नहीं आ रहा है, काफ़ी दूर है, see, one is coming here, one is coming there, and else I cannot see anywhere, ठीक है, तो इसको हम कंसीडर नहीं करेंगे। So we have completed all the literary devices as well. I hope जब आप एक ट्राई करना है, एक बार टेक्स्ट बुक में जब आप लिख रहे हो ना, अपने आप निकालने का ट्राई करना, बिसाइड्स लुकिंग एट दिस, ऐसा करना, लाइक एलिटरेशन है तो एक बार में पूरा एलिटरेशन देखना कि पूरे में पूरी जितना भी टेक्स्ट है उसमें एलिटरेशन कहाँ है, देन गो टुवर्ड्स द रिपीटेशन, देन गो टुवर्ड्स द एसोनेंस, से वन बाय वन आप करोगे ना, देन यू विल केम टू नो हाउ टू टेक आउट द लिटरेरी डिवाइस। मैसेज देखते हैं इस पोम का, लास्ट में मैसेज क्या दिया है रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने। द पोम अ रोडसाइड स्टैंड इज एन आर्टिस्ट रिक्वेस्ट फॉर थॉट्स फॉर द हेल्पलेसली लो इंडिविजुअल हु वर्क टायरलेसली yet their lives have indicated no advancement. He communicates his torment at their pity and distress and looks for help and alleviation for them. यहाँ पे जो रॉबर्ट फ्रॉस्ट हैं वो बता रहे हैं कि जो कंडीशन है, जो पुअर लोगों की कंडीशन है, वो परसिस्टेंट है, हेल्पलेसली वो रिक्वेस्ट कर रहे हैं, ये एक आर्टिस्ट की रिक्वेस्ट है। आर्टिस्ट का मतलब यहाँ पे जो पोइट है जिसने ये राइटिंग लिखी है, वो एक थॉट कन्वे कर रहे हैं कि ये जो इंडिविजुअल्स हैं जिनका बहुत लो लिविंग स्टैंडर्ड है, जो टायरलेसली बिना रुके काम करते हैं लेकिन फिर भी कोई भी एडवांसमेंट शो नहीं होता है, उनके लिए हमको अपना एक सिंपैथेटिक एटीट्यूड, अपना एक विजिलेंस और रिक्वायर्ड रिस्पॉन्सिबल बिहेवियर शो करना होगा। नेक्स्ट लाइन में वो अपना पेन शो कर रहे हैं, मीन्स ही कम्युनिकेट्स मतलब वो रीडर्स से बात कर रहे हैं अपने राइटिंग के थ्रू, और हिज टॉर्मेंट, यहाँ पे हिज पोइट की आया है, मतलब वो अपना पेन, यहाँ पे किसका आया है, ये पोइट का आया है, पोइट का पेन है, यानी कि रॉबर्ट फ्रॉस्ट अपना पेन, टॉर्मेंट आप बोल सकते हो, बहुत ग्रेट पेन, ठीक है, ग्रेट मिजरी, उनको बहुत ज़्यादा पेन हो रहा है उनकी हालत देखने के बाद, और वो ये बोल रहे हैं कि इन पर थोड़ी सी दया दिखाओ, एंड डिस्ट्रेस एंड लुक द हेल्प फॉर एलिविएशन। एलिविएशन इज कॉल्ड टू अपलिफ्ट द कंडीशन, उनकी कंडीशन है उसको उठाना, उसको ऊंचा करना, वो इस चीज़ से बहुत दुखी हो रहे हैं रॉबर्ट फ्रॉस्ट, और वो अपील कर रहे हैं, वो मैसेज दे रहे हैं कि ये हम सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है टू ब्रिंग द अपलिफ्टमेंट इन देयर लाइफ हु आर पुअर एंड डिप्राइव्ड पीपल, बेसिकली रोड साइड स्टैंड पीपल, जो बिल्कुल शहर से बाहर रहते हैं। So with this we have come to an end with the explanation part of this chapter. Now we'll discuss the textual question with the extract based question of this poem.